अमन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक वर्ष पूर्व उसका विवाह पलक से हुआ था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों का जीवन सुखमय था। पलक भी ग्रेजुएट इंजीनियर थी। अमन नहीं चाहता था कि पलक घर के काम के अलावा ऑफिस में भी कार्य करे, इसलिए उसने पलक को कुछ सालों तक काम न करने के लिए मना लिया था। पलक बहुत ही सुंदर और नाजुक थी। अमन का मानना था कि अगर वो बाहर काम करने लगेगी तो उसका सौंदर्य कम हो जाएगा। अमन का कंपनी में बहुत अच्छा पैकेज था। 3 साल के कार्यकाल में ही उसने कार खरीद ली थी और EMI पर बहुत अच्छा फ्लैट नोएडा में ले लिया था। दोनों जीवन में बहुत अधिक भागदौड़ चाहते भी नहीं थे। ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हुए उसने पलक से कहा, प्लीज़ मेरा टिफ़िन तैयार कर दो ताकि ऑफिस समय से पहुंच सकूं। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ पलक, दिल तो मेरा भी नहीं भरा और ना जीवन पर्यंत भरना चाहिए। लेकिन मैडम, काम पर नहीं जाऊंगा तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो मैं तुम्हें मसूरी के सैर पर कैसे ले जाऊंगा। सच? कब जा रहे हैं हम मसूरी? कल रात ही मेरे सपने में मसूरी के हरे भरे पहाड़, झरने और गोल गोल चक्कर काटती सड़कें दिखाई दी थी। तुम सच कह रहे हो ना? मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मसूरी में तो मेरी जान बसती है। ऑफिस जाते समय मैं मजाक के मूड में नहीं रहता पलक। विश्वास नहीं होता तो ये देखो, मैंने मसूरी के बेस्ट होटल ब्लू मून का बेस्ट सूट नंबर 313 बुक करा रखा है। अरे वहीं मनाएंगे ना अपनी शादी की पहली सालगिरह। हाय अमन, तुम कितने अच्छे हो। जी करता है कि तुम्हें प्यार कर लूं। अरे तो करो ना, रोका किसने है। कोई प्यार व्यार नहीं, जाओ। क्या अब ऑफिस को लेट नहीं हो रहे हो? और सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम यह सब मानते नहीं हो, फिर भी अगर हो सके तो कोई और सूट बुक कर लो। 313 नंबर अशुभ होता है। ठीक है मैडम, जैसा आपका आदेश। अच्छा सुनो, आज मैंने डॉक्टर सुनीता से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले रखा है। तुम कह रही थी ना कि तुम्हारा कुछ दिन से जी खराब रहने लगा है। इतनी खुश फहमी में मत रहो। इसके अलावा तो कोई भी सिम्टम नहीं है ना। ठीक है तो फ़ोन कर देना, मैं तैयार रहूँगी। पर तुम्हें मुझे आइसक्रीम खिलानी होगी। जाड़ों में आइसक्रीम? चलो कोई बात नहीं, खा लेना। शाम को दोनों डॉक्टर सुनीता के क्लिनिक में गए। डॉक्टर सुनीता ने चेकअप करके बताया, बधाई हो मिस्टर अमन, शी इज इन फैमिली वे। अमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पलक को पकड़ा और गले से लगा लिया। दोनों खुशी खुशी घर लौट आए और उन्होंने सेलिब्रेट किया। उस रात अमन ने मसूरी के होटल में कोई दूसरा रूम बुक करने की कोशिश करी, क्योंकि पलक ने उससे कहा था कि 313 नंबर अशुभ होता है। लेकिन होटल मैनेजमेंट ने कहा, सॉरी सर, सारे रूम बुक हैं, इसके अतिरिक्त और कोई रूम खाली नहीं है। होटल ब्लू मून में पहुंचने पर उन्होंने देखा रूम नंबर 313 वास्तव में लग्जरी सूट था, जिसमें 5 स्टार होटल की सारी सुविधाएं विद्यमान थीं। होटल की बालकनी से ऊंचे ऊंचे आसमान को छूते हरे भरे पर्वत, ऊपर से गिरता स्वच्छ जल लिए एक झरना दिखाई दे रहा था। मैनेजर ने बताया, सर आज मौसम ख़राब होने की चेतावनी है। अगर हो सके तो आज आप लोग घूमने ना निकलें। घना कोहरा है, बरसात भी हो सकती है। ठीक है मैनेजर साहब, नीचे जाकर किसी वेटर से 2 कप कॉफ़ी भिजवा दीजिएगा। थोड़ी ही देर में वेटर 2 कप कॉफ़ी लेकर आया और उन्हें मेज़ पर रख दिया। वेटर के जाने के बाद अमन और पलक बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक कप और प्लेट खन खन की आवाज़ करते हुए हल्के हल्के हिलने लगे। उन्होंने देखा पंखा भी हिल रहा था। वो समझ गए कि भूकंप आ गया है। अमन और पलक बहुत घबरा गए, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ करते सब शांत हो गया। मैनेजर ने फ़ोन पर बताया, सर घबराने की कोई बात नहीं है, हल्का सा ट्रिमर था, आप लोग एंजॉय करें। कॉफ़ी पीने के बाद पलक कहने लगी, यार मुझसे नहीं रहा जाएगा, चलो बाहर मौसम को थोड़ा एंजॉय करके आते हैं। चलो, यहाँ से ज़रा सी दूर पर घाटी में जाने के लिए रास्ता है। वहाँ से सारे ऊंचे पहाड़, झरने और यहाँ तक कि बर्फ़ की सफ़ेद चोटियाँ भी दिखेंगी। यह जगह होटल से काफ़ी पास थी।
यहाँ पर यात्रियों के लिए पत्थर की बेंच पड़ी हुई थी। लगता था कुदरत ने अपना पूरा खजाना यात्रियों के लिए खोल दिया है। अमन, तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने कल रात सपने में यही जगह, यही पहाड़, झरने और सफ़ेद बर्फ़ की चोटियाँ देखी थी। जी कर रहा है या घंटों बैठे रहो और कुदरत की सुंदरता निहारते रहें। प्लीज़ अमन का वो डायलॉग सुनाओ ना। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं। ये चांदनी है या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू। ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं। पलक, मैं सच में तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। पलक जैसे सपनों में खो गई थी। मेरा भी मन करता है कि हम दोनों जीवन भर ऐसे ही प्यार करते रहें। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार देख रहे थे कि अचानक बहुत जोर से बिजली कड़की। मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश आ गई। एक पल के लिए पलक सहम सी गई। दोनों दौड़ते हुए होटल पहुंचे और डिनर का ऑर्डर किया। डिनर करने के बाद दोनों ने कुछ देर टीवी देखा और धीरे धीरे नींद के आगोश में समा गए। रात के लगभग 2 बजे थे। अचानक अमन ने किसी की सांस अपने चेहरे पर महसूस की। उसे लगा जैसे उसे कोई घूर रहा है। किसी के लंबे लंबे बाल उसके गालों को छू रहे हैं। बाहर मूसलाधार बारिश पड़ रही थी। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। थोड़ा डर कर उसने अपनी आंखें खोली तो वास्तव में वह दृश्य किसी की भी कल्पना से परे था। अधखुली आंखों से उसने देखा एक भयावह सा चेहरा तेज तेज सांस लेता हुआ उसे घूर रहा था। ये कौन शख्स उसके साथ लेटा हुआ था पलक की जगह पर? उसकी सांसों की आवाज़ सामान्य से बहुत अधिक थी। अमन डर के मारे कांपने लगा। एक पल के लिए भय से जैसे वो जम सा गया। घबराकर उसने हाथ बढ़ाकर बगल में रखा हुआ टेबल लैंप जला दिया। कमरे में रोशनी फैल गई। अमन का गला अटक सा गया। घुटी हुई आवाज़ में उसके मुंह से निकला, कौन हो तुम? लेकिन धीरे धीरे उस साये ने आंखें बंद कर ली और अमर के सिरहाने वापस लेट गई। देखते ही देखते खौफनाक चेहरा धीरे धीरे मासूम पलक के चेहरे पर परिवर्तित हो गया। पलक आंखें खोलकर ऐसे देख रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या बात है, इतनी रात में तुम जाग रहे हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? अमन दुविधा में पड़ गया। अभी जो उसने देखा था पलक को बताया कि नहीं, क्योंकि पलक तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उससे कुछ पता ही ना हो। उसे लग रहा था कि कहीं यही तो पलक का असली रूप नहीं है। कहीं उसकी शादी किसी चुड़ैल या भूतनी से तो नहीं हो गई। इस ख्याल से ही अमन कांप गया। कुछ नहीं पलक, अभी अभी ज़ोर से बिजली कड़की थी, उसी से नींद खुल गई। इसके बाद अमन सारी रात जागता रहा और पलक के चेहरे पर आते जाते भाव देखता रहा। 4 बजे के लगभग पुनः अमन ने महसूस किया कि पलक का चेहरा परिवर्तित हो रहा है। धीरे धीरे उसके गाल परिवर्तित होने लगे, आँखों की पुतलियाँ सफ़ेद होने लगी और चेहरा विकृत सा लगने लगा। अमन ने तुरंत अपने मोबाइल से पलक की 2-3 फ़ोटोएँ खींच ली और पलक को हल्की सी आवाज़ लगाई। तुरंत पलक के चेहरे पर आ रहा परिवर्तन खत्म हो गया। 5:30 बजे के लगभग अमन को गहरी नींद आ गई और वह सो गया। सुबह पलक पूरी तरह नॉर्मल थी। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और प्राकृतिक नज़ारे देखने के लिए होटल से बाहर आ गए। अमन ने महसूस किया पलक में आज कुछ अधिक ही स्टेमिना आ गया है
वो सामान्य से तेज गति से चल रही थी। अमन बार बार उसके पीछे रह जाता था। पहाड़ी पर चारों ओर धुंध ही धुंध थी। अमन को डर लग रहा था कि कहीं पलक पहाड़ी के रास्ते में फिसल न जाए, पर अंत में दोनों सही सलामत लवर्स पॉइंट पर आ गए। ये बहुत ही ऊंची पहाड़ी थी, लेकिन यहाँ से अन्य पहाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही थी। चारों ओर धुंध ही धुंध थी। अमन जोर जोर से पलक का नाम लेने लगा, जो वादियों में गूंज रहा था, एक इको साउंड क्रिएट कर रहा था। पलक ने भी अमन का नाम जोर जोर से पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ में उतनी इको नहीं थी। अमन पलक की हंसी उड़ाने लगा। न जाने क्यों पलक को अचानक गुस्सा आ गया। उसके मुंह से निकला, You bastard! I will kill you and throw you from this hill. मुझे मुन्नार लेके चल अभी। अमन अंदर तक सहम गया। ये पलक ने क्या कह दिया? पलक की आवाज़ बेहद ही भारी लग रही थी, जैसे पलक नहीं कोई और ही बोल रहा हो। वो लोग आगे चलने लगे। अमन अपने ही ख्यालों में खोया था। ये सब क्या हो रहा है पलक के साथ? तभी उसने महसूस किया कि पलक उसके साथ नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पलक वहीं एक मील के पत्थर के ऊपर बैठी हुई रो रही है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। धीरे धीरे कदमों से चलकर अमन पलक की ओर बढ़ने लगा। उसका दिल धक धक कर रहा था। क्यों रो रही है पलक? उसने पलक को आवाज़ लगाई, पर पलक को जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा था। इंसान तो क्या, परिंदे भी नहीं दिख रहे थे। पलक के पास आकर अमन ने उसके बालों को ऊपर कर दिया तो डर के मारे वो 2 कदम पीछे जाकर गिर गया। यह पलक थी ही नहीं, देखने में इंसान भी नहीं लग रही थी। विकृत चेहरा, सफ़ेद आँखें, चेहरे पर कुटिल मुस्कान और बच्चों के रोने जैसी आवाज़। पलक के सुंदर चेहरे के पीछे ये कौन छुपा बैठा है? मन ही मन अमन ने सोचा, शादी की सालगिरह से एक दिन पहले उसको पलक ये कैसा सरप्राइज़ दे रही है। पलक के गले से अभी भी गुर्राहट की आवाज़ आ रही थी। अमन ने पलक को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई। पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अमन के ज़्यादा चीखने चिल्लाने से पलक को अपना वास्तविक रंग रूप मिल गया। अपने रंग रूप में आने के बाद उसने एक झटका लिया। अमन कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने पलक से सवाल किया, मुनार में तुम्हारा क्या है और तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? मुझे क्या मालूम है? ये तो नाम भी मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना है। तुम क्यों पूछ रहे हो? पलक, क्या तुम्हें वास्तव में पता नहीं है कि तुम में अचानक कुछ परिवर्तन हो जाते हैं? तुम ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती हो। आज तो तुमने मुझे बास्टर्ड भी कहा और इस पहाड़ी से नीचे फेंकने की बात की, और अचानक तुम्हारा चेहरा भी बदल जाता है। ये देखो, कल रात मैंने मोबाइल से तुम्हारी तस्वीरें खींची थी। क्या तुम इस चेहरे को पहचानती हो? हाँ, कौन है ये? मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो तुम मुझ पर? तुम्हारा मन तो मुझसे नहीं उब गया है? कैसी बातें कर रही हो पलक? तुम तो मेरा जीवन हो, मेरा सब कुछ। क्या सूरज चांद अपनी रोशनी से उब सकते हैं? तो फिर मैं कैसे अपनी पलक से उब सकता हूँ? ऐसा कभी सोचना भी नहीं। चलो छोड़ो इन बातों को। कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। क्यों ना हम लोग उसके विषय में सोचें कि हम अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करेंगे। अमन और पलक मैरिज एनिवर्सरी को कैसे सेलिब्रेट करेंगे, इसके विषय में सोचते रहे और कल का प्रोग्राम बनाने लगे। होटल आकर दोनों ने रिसेप्शन पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट को सुबह से लेकर शाम तक का मेनू बताया। शाम के लिए शैम्पेन और एक बड़े से केक का ऑर्डर दिया। कमरे में आकर पलक और अमन अपनी मैरिज की एल्बम देखने लगे। दोनों बार बार बात पर हंसते रहे। धीरे धीरे रात होने लगी। रात से अमन को बहुत डर लगने लगा था। मौसम फिर से कल जैसा ही होने लगा था। बाहर काली घटा छा गई थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। अचानक बहुत तेज बिजली कड़की और तेज बारिश होने लगी। पलक ने कहा, चलो सो जाते हैं, सुबह एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है ना। अमन ने जैसे ही देखा कि पलक सो गई है, अमन ने उसे रेशमी चादर से ढक दिया और स्वयं वहाँ से उठकर एनेक्सी में आकर 2 आराम कुर्सियाँ मिलाकर हाथ में टॉर्च लेकर कपड़ा ढककर नींद आने की प्रतीक्षा करने लगा।
2 बजे के लगभग किसी ने उसकी चादर को खींचकर दूर फेंक दिया। अमन बौखला कर जाग गया। नाइट लैंप की दूधिया रोशनी में उसने देखा वही साया उसके सामने था। वैसी ही भर्राई आवाज में महिला स्वर गूंजा। तू यहाँ आकर सो गया। क्या सोचा था तूने? मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी। मुझे मुन्नार लेकर नहीं जाएगा। ले जाऊंगा। मैंने गूगल पर सर्च किया था, भारत के 25 जगहों का नाम मुन्नार है। तुम्हें कहाँ जाना है? मुन्नार केरल की एक पहाड़ी है, वहाँ जाना है मुझको। देख, अगर तूने मेरी बात मानी तो मैं तुझे या तेरी पत्नी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, नहीं तो मैं तेरी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। फिर उसने अपनी हथेली दिखाई जिसमें एक उंगली गायब थी। वो बोली, जाकर कटी हुई उंगली फ्रिज से ढूंढ कर लिया। अमन की धमनियों में जैसे रक्त जम गया था। उसे न कुछ सोचते बन रहा था, न कुछ करते बनता था। वो पागलों की तरह उठा और फ्रिज का सारा सामान नीचे फेंक दिया। उसने देखा पलक सोई हुई थी, पर वो सांस नहीं ले रही थी क्योंकि उसका सीना ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। अमन ने सोचा कहीं साय ने पलक को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। एक बार उसने अपने सिर को झटका दिया और तेजी से स्विच बोर्ड की तरफ भागा और कमरे की तमाम लाइटें जला दी। फिर जो उसने अपनी आंखों से देखा उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। साया धीरे धीरे पलक के शरीर में समा रहा था। पलक जोर से चीख कर जाग गई। अमन तेजी से पलक की ओर भागा। पलक चारों ओर देखने लगी जैसे उसने कोई भयानक सपना देखा हो। अमन ने पलक को अपनी बाहों में ले लिया। पलक के मुंह से निकला, क्या मैं मर गई थी अमन? नहीं, मरे तुम्हारे दुश्मन। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मेरी सांस ही नहीं आ रही है। मेरा दम घुट रहा है अमन। अभी भी पूरे शरीर में दर्द है। सिर तो दर्द से फटा जा रहा है। लग रहा है कि मेरे शरीर में कोई छुपा बैठा है। मुझे क्या हो रहा है अमन? कुछ नहीं हुआ है तुम्हें पलक। शायद ये रात की शैम्पेन और पनीर का कमाल है। तुम्हें शायद बदहजमी हो गई है। वैसे ज़रा मुझे अपने दोनों हाथ दिखाना। पलक के दोनों हाथों में पूरी उंगलियां थीं, जिसे देखकर अमन को संतोष हुआ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी पलक। सुबह होने वाली है। सोचना विचारना छोड़ो और एनिवर्सरी एंजॉय करो। मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ और एक गोली खा लो, सब ठीक हो जाएगा। ये फ्रिज का सामान बाहर क्यों पड़ा है? 1 मिनट दो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। अमन ने तेजी से फ्रिज में रखी सभी आइस ट्रे निकाल दी। अचानक उसे वो उंगली दिखाई दी। तभी रूम सर्विस ने नॉक किया। अमन ने गेट खोला तो देखा मैनेजर स्वयं बुके लिए गेट पर खड़ा था। न जाने क्या हुआ, मैनेजर को देखकर अमन अपना आपा खो बैठा और जोर से कहने लगा, ये क्या रूम दिया है तुमने हमें, जिसमें भूत प्रेत रहते हैं और जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है? मैनेजर खासा घबरा सा गया। सर, क्या हुआ? भूत प्रेत? क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ जाओगे, बताओ ये क्या है? अमन ने मैनेजर को कटी हुई उंगली दिखाते हुए पूछा। देखो, तुमने मेरी पलक का क्या हाल किया है। किस जन्म का बदला लिया है तुमने हमसे? सर, आप शांति से बैठिए और मुझे पूरी बात बताइए कि आखिर हुआ क्या है। ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है। ठीक है तो सुनो, पलक तुम भी यहाँ आ जाओ। फिर अमन ने विस्तार से उसे दोनों दिनों की घटनाएं बताईं। सर, आप आराम से बैठिए, गुस्सा मत कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। 2 महीने पहले हमारे होटल में मिस्टर और मिसेस इमैनुअल आकर ठहरे थे। वो लोग केरल से आए थे और काफ़ी अमीर लग रहे थे। उन्होंने कहा हमें आपके होटल का सबसे अच्छा सूट चाहिए। हमने उन्हें होटल का बेस्ट रूम सूट नंबर 313 अलॉट कर दिया। फिर रात को पति पत्नी में न जाने क्या झगड़ा हुआ। रॉबर्ट इमैनुअल ने रोज़ इमैनुअल का बेरहमी से मर्डर कर दिया और खुद भाग निकला। होटल में पुलिस आई, सारी कार्रवाई हुई। उसके बाद हमने कमरे को खूब अच्छी तरह से कई बार साफ़ करवाया और तब से अब तक होटल में कम से कम 20 मेहमान आकर ठहर चुके हैं इसी रूम में। हमें अगर ज़रा सा भी इस बात का ज्ञान होता आप लोगों को इतनी सहना पड़ेगा तो हम आपको कदापि यह रूम नहीं देते।
मैनेजर ने रिसेप्शन से यात्रियों के ठहरने का रजिस्टर मंगवाया और अमन को दिखाया। देखिए सर, उस घटना के बाद कितने लोग इस रूम में आकर ठहर चुके हैं। अमन ने ध्यान से उस रजिस्टर को देखा और एक खास बात नोटिस की कि अभी तक इस रूम में उस मर्डर के बाद कोई भी लेडी आकर नहीं ठहरी थी। अब हो ही क्या सकता है, हमारा तो जो बिगड़ना था वो बिगड़ चुका है मैनेजर साहब। हमारी तो पहली एनिवर्सरी मनवा दी आपने, अब हमारे अकाउंट सेटल करा दीजिए। हम लोग आज ही नोएडा वापस जाना चाहते हैं। नहीं सर, मैं आपको यहाँ से कटुआ दे लेकर वापस नहीं जाने दूंगा। जो तकलीफ़ आपको हमारे कारण हुई है, हम उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं। मसूरी में मेरे जानने वाले एक प्रकांड पंडित जी हैं जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। वह न सिर्फ आप पर आई हुई विपत्ति का निवारण करेंगे, अपितु इस समस्या का जड़ से उन्मूलन कर देंगे। बस आप लोग सोचिए नहीं, तैयार हो जाइए। मैं इतने पंडित दिवाकरन जी से बात करके समय ले लेता हूँ। वहाँ से लौटकर हम लोग जोरों शोरों से आप दोनों की विवाह की पहली एनिवर्सरी मनाएंगे। पंडित दिवाकरन जी वास्तव में बहुत पहुँचे हुए पंडित थे। उनके चेहरे पर इतना तेज विद्यमान था जितना आज तक अमन और पलक ने किसी के चेहरे पर नहीं देखा था। उन्होंने बहुत ध्यान से अमन की बात सुनी। पंडित जी, क्या हमें पलक का उपचार किसी ओझा या तांत्रिक से कराना चाहिए? तुम क्या सोचते हो? क्या तांत्रिकों और ओझा के पास पलक की बीमारी का इलाज है? बेटा, असली शक्ति वेद ग्रंथों में छुपी हुई है। हमारे ऋषि मुनियों ने घोर तप करके ऐसे ऐसे अचूक मंत्रों का आविष्कार किया है जिनमें इतनी शक्ति है कि एक रोज़ तो क्या 1000 रोज़ भी आ जाएं तो भी पलक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद दिवाकरन जी ने लगभग 1 घंटा हाथ में बड़ी सी हनुमान जी की माला लेकर मंत्रोच्चारण किया। तदुपरांत पलक से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें गायत्री मंत्र आता है? क्या तुम नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ती हो? जी, मुझे वो दोनों ही मुँह जवानी याद हैं, लेकिन नियमित रूप से कुछ नहीं करती। यह तो बहुत गलत बात है। आज से तुम दोनों नियमित रूप से सुबह शाम गायत्री मंत्र का पाठ 5 बार और सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ोगी। ये लो, मंत्रों की शक्ति से भरी ये माला, इसे पहनो। मैं तुम्हें इस बात का पूर्ण आश्वासन देता हूँ कि जब तक तुम्हारे गले में यह माला रहेगी तब तक ब्रह्मांड की कोई भी दुष्ट आत्मा तुम्हारे पास नहीं फटकेगी। लेकिन जैसे ही दिवाकरण जी ने वो माला पलक के गले में डाली, वो गला पकड़कर चीख दी, फिर वहीं कालीन पर लेटकर तड़पने लगी। सबने देखा, एक साया पलक से अलग होकर भर्राई आवाज में चीखा, तुम लोग लाख कोशिश कर लो, लेकिन जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता तब तक मैं तुम लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। पलक और अमन काफ़ी घबरा गए थे। दिवाकरण जी ने उनसे कहा, घबराओ नहीं, वो साया तुम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ दिनों में वह अपने लिए कोई दूसरा शरीर तलाश लेगा और तुम लोगों का पीछा छोड़ देगा। उस दिन होटल जाकर अमन और पलक ने तबीयत से अपनी एनिवर्सरी एंजॉय की। अगले दिन वो लोग वापस नोएडा के लिए चल दिए। सामान रखते हुए कुछ सोचकर अमन ने वो कटी हुई उंगली अपनी शेविंग किट में डाल ली। नोएडा आकर 10-15 दिन उनके आराम से कटे। रोज़ के साए से उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया। दोनों होटल में उनके साथ हुए हादसे को धीरे धीरे भूलने लगे। मंगलवार को अमन और पलक मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर सुनीता के नर्सिंग होम गए। डॉक्टर सुनीता ने चेकअप करके पलक को बताया, बच्चे की प्रोग्रेस ठीक चल रही है। अब मैं तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करूँगी। इस माला को निकाल कर मेज पर रख दो। ये माला मैं नहीं उतार सकती। और फिर होटल में जो उनके साथ हुआ था डॉक्टर सुनीता को बताया। डॉक्टर सुनीता हंसने लगी, कमाल है पलक, आज के साइंटिफिक दौर में भी तुम भूत प्रेत पर विश्वास करती हो। ऐसा कुछ नहीं होता, ये तुम लोग का वहम है। अल्ट्रासाउंड के बाद मैं तुम्हें स्वयं माला पहना दूंगी। डॉक्टर के कहने पर पलक ने माला उतार कर डॉक्टर के हाथ में दे दी। डॉक्टर सुनीता ने अल्ट्रासाउंड किया तो वो आश्चर्य में पड़ गई। अल्ट्रासाउंड में बच्चे की
कोई गतिविधि नज़र नहीं आ रही थी। डॉक्टर सुनीता ने बाहर बैठे अमन को अंदर बुलाया और पूछा, क्या आप लोगों ने पलक का ऑपरेशन कराया है? क्या बात कर रही हैं डॉक्टर? हम ऐसा क्यों करेंगे? ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? फिर पलक पर एक नज़र डालकर अमन ने कहा, पलक, तुम्हारी माला कहाँ है? डॉक्टर सुनीता ने हाथ में माला लेकर बताया, मैंने ठीक से अल्ट्रासाउंड करने के लिए और सही तरह से चेकअप करने के लिए माला उतरवा दी थी। लीजिए, माला पहना देती हूँ। लेकिन जैसे ही डॉक्टर सुनीता माला लेकर उसके गले में डालने वाली थी, पलक ने उन्हें लात मारी और वह बहुत दूर जा गिरी। अमन के मुंह से निकला, ये आपने क्या कर दिया डॉक्टर? माला क्यों उतार दी? खबरदार, अगर किसी ने मुझे माला बुलाने की कोशिश की, तुम लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे मुन्नार लेकर चलो। ठीक है, हम लोग कल तुम्हें मुनार लेकर चलेंगे, लेकिन तब तक पलक या मेरे बच्चे को कोई तकलीफ मत पहुंचाना। अगले रोज दोनों मुनार के लिए रवाना हो गए। मुनार की सड़कों पर पलक ऐसे घूम रही थी जैसे वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो। एक मोड़ पर वो अमन को छोड़कर एक रास्ते पर मुड़ गई और तेज चलने लगी। अमन भी उसके पीछे पीछे तेज कदमों से चला और पलक को आवाज़ लगाई, लेकिन पलक ऐसे चली जा रही थी जैसे उसे कुछ सुनाई ना पड़ रहा हो। पलक एक बंद मकान के सामने रुक गई और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी, दरवाजे को पीटने लगी। रॉबर्ट, निकल बाहर, बाहर निकल। तेरी मौत बाहर तेरा इंतज़ार कर रही है। क्यों पीट रही हो? देख नहीं रही घर पे ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है इस घर में। पलक मन ही मन कुछ बड़बड़ाई और जोरदार लात दरवाजे पर मारी। दरवाज़ा टूटकर दूर जा गिरा। पलक पूरे गुस्से में थी, कमरे में घुस गई और इधर उधर किसी को तलाश करने लगी। अमन समझ गया पलक रॉबर्ट को तलाश कर रही है। उसने दूसरे कमरों में देखा, पलक यहाँ कोई नहीं है, लगता है रॉबर्ट भाग गया है। पलक एक कुर्सी पर बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगी और बड़बड़ाने लगी। अमन ने लोकल पुलिस को सूचित कर दिया था, जो मौके पर पहुंच गई। अमन को तलाशी में एक चार्ट पेपर मिला जिसमें कुछ लड़कियों की फ़ोटो थी जिन पर क्रॉस का निशान बनाया हुआ था, सिवाय एक अंतिम लड़की को छोड़कर। पुलिस ने जांच पड़ताल करके उनको बताया रॉबर्ट एक सीरियल किलर है। पुलिस जोरों शोरों पर उसकी तलाश में लगी हुई है। अब तक वो 7 लड़कियों को मार चुका है। यह लड़की जिस पर क्रॉस का निशान है वो उसका 8वां शिकार हो सकती है अगर उसे पकड़ा ना गया। हमारी जानकारी के अनुसार इस लड़की का नाम महिमा है और रॉबर्ट उसे मुंबई के किसी होटल में लेकर छुपा हुआ है। हमने एक टीम अपने काबिल एसीपी दिनेश अग्रवाल और डिटेक्टिव महेंद्र चौधरी के नेतृत्व में मुंबई रवाना कर दी है। हमने मुंबई पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। आज से 2 महीने पहले वो रोज़ नाम की लड़की को भी बहला फुसलाकर मसूरी ले गया था, लेकिन इससे पहले कि हम लोग उसे पकड़ पाते, वो रोज़ का भी निर्दयता से मर्डर करके भाग निकला। अमन ने इंस्पेक्टर से पूछा, ये दिनेश अग्रवाल 2019 बैच के आईपीएस है ना? अरे ये तो मेरे दोस्त और क्लास फेलो हैं। अचानक पलक खड़ी हो गई, उसकी मुट्ठियाँ भिज गई और आंखें सुर्ख लाल हो गई। मुंबई चलो, मैं रॉबर्ट का खून पीना चाहती हूँ, जल्दी करो। इंस्पेक्टर ने डरते हुए पूछा, अरे ये कौन है? अमन इंस्पेक्टर को बाहर ले आया और समग्र यथार्थ से उसे अवगत कराया। अमन ने कहा, लगता है ये पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगवा के ही मानेगी। जब तक रॉबर्ट मर नहीं जाता ये मेरी पत्नी का पीछा नहीं छोड़ने वाली। इंस्पेक्टर ने अमन के कान में कुछ कहा जिससे अमन प्रसन्न हो गया। वो दोनों कमरे में आ गए। जरा सी देर बाद ही इंस्पेक्टर का मोबाइल पर रिंग आई। कौन बोल रहे हैं? एसीपी अग्रवाल सर? हाँ नमस्ते। क्या सर, सच में रॉबर्ट मारा गया?
धन्यवाद सर, हमारा बहुत बड़ा सिरदर्द दूर हो गया। इंस्पेक्टर ने फ़ोन बंद करके ये खुशखबरी अमन को सुनाई। अमन ने हाथ जोड़कर ईश्वर को नमन किया और पलक को बताया, खुशखबरी है, रोज़ का कातिल मारा गया। तभी अमन ने देखा पलक ने इंस्पेक्टर को कॉलर पकड़ के ऊपर उठा लिया और भर्राई हुई आवाज़ में बोली, इंस्पेक्टर तू झूठ बोल रहा है। मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि रॉबर्ट अभी जिंदा है, मरा नहीं है। इंस्पेक्टर सकपका गया और डरते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं बाल बच्चों वाला हूँ, मुझे नीचे उतारो। अमन और पलक कोची एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई आकर दोनों सीधी पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचे और एसीपी दिनेश अग्रवाल से मिले। दोनों दोस्त एक अरसे के बाद मिले थे। अमर ने अपनी पूरी समस्या से दिनेश अग्रवाल को अवगत कराया। पूरी समस्या सुनकर दिनेश अग्रवाल हंसने लगा। तुम हंस रहे हो? तुम्हें क्या मालूम कि हम पर क्या बीत रही है? पिछले 15 दिनों में चैन की एक भी सांस नहीं ली। सॉरी यार, मैं तो इस बात पर हंस रहा हूँ कि कम से कम पलक भाभी कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए तुम्हें विवश तो नहीं करेंगी। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। कम से कम मसूरी जाने के लिए तो कभी नहीं कहेगी। हर वक्त कहती रहती थी, मसूरी कब ले चलोगे, मसूरी में तुम्हारी जान बसती है। डिटेक्टिव महेंद्र चौधरी ने आकर बताया, सर कुछ अपडेट देनी है। हाँ बताइए, क्या अपडेट है? सर इनके सामने बता दूं? बिल्कुल बता दीजिए, हमसे ज़्यादा इन्हें रॉबर्ट की तलाश है। ठीक है सर, अभी अभी अपडेट मिला है कि रॉबर्ट ने बाज़ार से एक चाकू खरीदा है और महिमा के साथ होटल हवाई में छुपा हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी अपडेट है। चलो तैयारी करके उसे घेरते हैं। एसीपी दिनेश अग्रवाल ने अमन को बताया कि वहाँ गोलियाँ चल सकती हैं, पलक की जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए वो लोग चुपचाप पलक को पुलिस गेस्ट हाउस में छोड़कर होटल हवाई के लिए रवाना हो गए। इतनी सारी पुलिस को एक साथ घुसता देख मैनेजर सकपका गया। क्या बात है सर? एसीपी दिनेश अग्रवाल ने रॉबर्ट महिला की फ़ोटो दिखाते हुए कहा, ये आदमी सीरियल किलर है, महिमा की जान को खतरा है, आप हमें कोऑपरेट कीजिए। दिनेश अग्रवाल ने हर एग्ज़िट और एंट्री पर पुलिस के लोगों को तैनात कर दिया। एसीपी दिनेश अग्रवाल अपने साथ कुछ पुलिस वालों, डिटेक्टिव महेंद्र और अमन के साथ कमरा नंबर 111 की ओर चल दिए। उधर रॉबर्ट पुलिस के इस स्टेप से अनभिज्ञ महिमा से कह रहा था, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, कल हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब जाओ, नहा धोकर तैयार हो जाओ, मेरी लाई हुई शॉर्ट ड्रेस पहनकर आ जाओ। हम लोग डांस करेंगे, शैम्पेन पियेंगे और मस्ती करेंगे। थैंक्स रॉबर्ट, तुम कितने अच्छे हो, लेकिन शादी से पहले कोई मस्ती नहीं होगी हैं? यही तुम हिंदुस्तानी लड़कियों की बैकवर्डनेस है। ये क्या हमारी संस्कृति और संस्कार हमें विवाह से पहले मस्ती करने की इजाज़त नहीं देते रॉबर्ट? तभी रॉबर्ट के मोबाइल पर एक फ़ोन आया। रॉबर्ट, तुम्हें पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है। अगर बचना चाहते हो तो तुरंत बालकनी से नीचे आ जाओ। मैं नीली कार में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। फ़ोन सुनकर रॉबर्ट एकदम पसीना पसीना हो गया। की होल से झांककर उसने देखा, गेट पर वास्तव में पुलिस खड़ी थी। रॉबर्ट का नशा चूर हो गया। वो तेज़ी से बालकनी की ओर भागा। बाहर पुलिस अनाउंसमेंट कर रही थी, रॉबर्ट अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो भून दिए जाओगे। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कमरे से बाहर आ जाओ, तुम्हारे बचने का अब कोई रास्ता नहीं। पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। एसीपी दिनेश अग्रवाल लगातार दरवाजे को खटखटा रहे थे। रॉबर्ट के भागते ही महिमा ने दरवाज़ा खोल दिया। एसीपी ने चीख कर कहा, मैडम आप तुरंत बाहर निकल आइए, आपकी जान को खतरा है। रॉबर्ट कहाँ है? जी उधर। पुलिस तेजी से बालकनी की ओर भागी। उन्होंने देखा रॉबर्ट कूदकर पूरी स्पीड से सड़क की ओर भागा जा रहा था। पुलिस ने 3 फायर किए, लेकिन वह बच निकला और तेजी से नीली कार में बैठ गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कार को देखकर दिनेश अग्रवाल को बताया, सर ये कार तो गोपाल ज्वेलर्स की है। कार स्टार्ट थी और रॉबर्ट के बैठते ही फर्राटे भरने लगी।
शिकार को हाथ से निकला देख एसीपी झल्ला गए। अबे किसी को तो पीछे खड़ा होना चाहिए था ना। जल्दी आओ मेरे साथ, हमें उस नीली कार का पीछा करना है। रॉबर्ट ने कार चलाने वाली लड़की को देखा तो वो देखता ही रह गया। कौन है आप और आपने मुझे क्यों बचाया? मैं महिमा की मित्र और आपको दिलो जान से चाहती हूँ। मेरा नाम पलक है। रॉबर्ट बेहद खुश था। ईश्वर ने उसकी लॉटरी जो निकाल दी थी। अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? किसी ऐसी जगह जहाँ बस तुम और हम। गेटवे ऑफ इंडिया पर पलक ने गाड़ी को रोक दिया और रॉबर्ट से कहा, जल्दी आओ मेरे साथ, स्टीमर में बैठो। रॉबर्ट को स्टीमर में बैठाकर पलक पूरी स्पीड से उसे चलाने लगी। स्टीमर वह ऐसे चला रही थी जैसे बरसों से चलाना जानती हो। रॉबर्ट ने पूछा, तुम तो स्टीमर बहुत अच्छा चलाना जानती हो। पलक रॉबर्ट को एक निर्जन आइलैंड पर ले गई जहाँ अभी कोई बसावट नहीं थी। आओ रॉबर्ट, इस निर्जन द्वीप पर हमारे तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। यहाँ हम डांस करेंगे और मस्ती करेंगे। रॉबर्ट थोड़ा सा चौंका क्योंकि यह वाक्य वह हर लड़की से बोला करता था। ये कहाँ ले आई हो तुम? 2-3 पेड़ों के सिवा यहाँ कुछ दिख रहा है? थोड़ी देर में दिन छिप जाएगा, हमें यहाँ से जल्दी वापस होना होगा। नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं। यहीं सोएंगे, यहीं जागेंगे, यहीं अपना हनीमून मनाएंगे। तुम कुछ ज़्यादा ही विचित्र लड़की नहीं हो क्या? यहाँ हम खाएंगे पिएंगे क्या भाई? प्यार में भूख नहीं लगती। चलो तो फिर प्यार करते हैं। ठीक है, तुम मुझे पकड़ो और प्यार करो। पलक दौड़ने लगी। उसे पकड़ने के लिए रॉबर्ट उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा, लेकिन रॉबर्ट की उम्र लगभग 35 वर्ष थी और पलक 22 साल की। वो उसके हाथ कहाँ आने वाली थी? दिन छुपने को था। रॉबर्ट जब तक दौड़ सकता था दौड़ा और फिर थक कर गिर गया और बुरी तरह से हाँफने लगा। वो अभी तक पलक को छू भी नहीं पाया था। क्यों, क्या हुआ? तुम तो मुझे अभी तक छू भी नहीं पाए। प्यार क्या खाक करोगे? रॉबर्ट लज्जित सा हो गया। वो कहने लगा, चलो वापस चलते हैं, किसी होटल में जाकर ठहरेंगे। देखो देखो चलो, अंधेरा होने लगा है, धुंध छाने लगी है, मुझे भूख भी लग रही है और थोड़ा डर भी। क्यों, प्यार का भूत उतर गया? नहीं रॉबर्ट, डांस और मस्ती तो यहीं करेंगे। दौड़ दौड़ कर तुम पसीने में भीग गए हो। जाओ, जाकर नहा लो, फिर थोड़ा बहुत मनोरंजन करके वापस चलेंगे। लेकिन मैं कपड़े तो लाए नहीं हूँ। कपड़े नहीं लाए तो क्या बात है, यहाँ तुम्हें कौन देखेगा। चलो जल्दी से नहा कर आओ। उधर पुलिस हेडक्वार्टर पर पहुंचकर इंस्पेक्टर ने देखा गोपाल जी ज्वेलर्स के मालिक तो वहीं बैठे हैं। गोपाल जी, आपकी कार कहाँ है? मेरी कार एसीपी पलक लेकर गई है। कह रही थी थोड़ी देर में आ जाऊंगी, पर अभी तक आई नहीं है। एसीपी दिनेश अग्रवाल और अमन के कान खड़े हो गए। सर, वो इसी गेट से निकली थी, कहने लगी मुझे तैयार होने में देर लग गई थी, थोड़ा बहुत काम है, क्या आप मुझे अपनी गाड़ी दे देंगे? मैं 10 मिनट में लौट कर आती हूँ। अब इतनी बड़ी अधिकारी को मैं कैसे मना कर सकता था? दिनेश अग्रवाल ने कहा। ठीक है, सही किया आपने। फिर कंट्रोल रूम में आकर अनाउंस किया, नीले कलर की लंबोर्गिनी कार जहां भी दिखे कंट्रोल रूम में सूचित किया जाए। थोड़ी ही देर में गेटवे ऑफ इंडिया से खबर आई, सर कार यहाँ खड़ी हुई है। अमन पलक को सुरक्षित होने की चिंता करने लगा। एसीपी अग्रवाल ने कहा, अमन जल्दी आओ मेरे साथ। उन्होंने अपने साथ 2 सिपाही भी जीप में बैठा लिए और तेज़ी से गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जीप दौड़ा दी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने मालूमात की तो पता चला कि एक लड़की एक गोरे आदमी को स्टीमर में बैठाकर उस दिशा में गई है। इधर कपड़े उतारकर रॉबर्ट नहाने के लिए समुद्र में उतर गया। पलक ने उसकी पैंट से बेल्ट निकाल ली और कपड़ों को समुद्र में बहा दिया। रॉबर्ट पानी से बाहर निकलने लगा, तभी पलक ने एक जोरदार बेल्ट का वार उसके शरीर पर किया।
रॉबर्ट तड़प गया और बोला, ये क्या है? क्यों, तुम्हें तो टीज करके सेक्स करने में बड़ा मज़ा आता है। तुम तो लड़कियों की उंगलियां भी काट लेते हो। रॉबर्ट को लग गया था कि यह लड़की उससे प्यार करने नहीं, किसी और ही उद्देश्य चाहिए। समुद्र से निकलने के लिए वह तेज़ी से आगे की ओर निकला, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता था, पलक उस पर बेल्ट से वार करती थी। बेल्ट की मार से रॉबर्ट का बदन लाल हो गया था और जगह जगह खून छलक आया था। धुंध बहुत गहरी होती जा रही थी, वर्षा होने लगी थी। उस वीरान टापू पर चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभी उस सन्नाटे को चीरती हुई रॉबर्ट की चीखें सुनाई पड़ रही थी। मैं मर जाऊंगा, ईश्वर के लिए मुझ पर रहम करो। बताओ तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? मैं तेरी मौत रोज हूँ। अब याद आया तुझे मेरे ऊपर किए गए जुल्म? आज मैं तुझसे मुझ पर और दूसरी लड़कियों पर किए गए एक एक जुल्म का बदला लूंगी। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी कमीने। चल पानी से बाहर निकल, हरामखोर। लेकिन मेरे कपड़े? तुझे कपड़ों की क्या ज़रूरत कमीने? तू तो हर तरह से एक घृणित इंसान है। तुझे तो नर्क ही जाना है, वहाँ कपड़ों का क्या काम? बाहर निकलकर रॉबर्ट ने पलक से बेल्ट छीनने की कोशिश की। रोज ने अट्टहास किया। अब मुमकिन नहीं है दुष्ट। कायनात की तमाम रूहानी ताकतें हैं मेरे पास। तू क्या, अगर लाख रॉबर्ट भी अभी आ जाए ना, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसी समय तट पर एक स्टीमर आकर रुका। रोज ने रॉबर्ट को हवा में उठाया, 2-3 बार घुमाकर हवा में फेंक दिया। रॉबर्ट का सिर जोर से पेड़ से जा टकराया। खून की तेज धार उसके सर से बहने लगी और वो वहीं ढेर हो गया। अमन, दिनेश और सिपाहियों ने देखा, पलक अचेतन अवस्था में लेटी हुई थी। 20 गज की दूरी पर रॉबर्ट का मृत शरीर पड़ा हुआ था। अमन ने पलक के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे पलक की बेहोशी दूर हो गई। वो चारों ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगी और उसके मुंह से अस्फुट शब्द निकले। मैं यहाँ कैसे आ गई? सब बता देंगे, पहले हमारे साथ गेस्ट हाउस चलिए। अमन ने मसूरी में दी गई दिवाकरन जी की माला पलक के गले में डाल दी। इस बार कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। अमन समझ गया कि रोज़ पलक का शरीर छोड़कर चली गई है। उस शाम वो दोनों साथ बैठे पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बारे में सोच रहे थे। तभी कुछ बोलते बोलते पलक एकदम से चुप हो गई। उसने अपना सर नीचे कर लिया, जिससे उसके बालों से उसका चेहरा छुप गया। अमन बेहद डर गया। अब क्या? तभी पलक ने झटके से अपना सर उठाया। अमन को लगा कि उसे कोई भूतहा चेहरा दिखाई देने लगेगा। वो चीख उठा, पर सामने अब भी पलक का वैसे ही मासूम चेहरा था और उसके होठों पर एक मासूम सी मुस्कान थी और आंखों में आंसू। अमन, हमारा बेबी केक मार रहा है। कहते कहते पलक की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। मन ही मन अमन ने रोज़ को धन्यवाद दिया। उसने अपना वादा निभाया, किसी को हानि नहीं पहुंचाई। दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो एक बहुत बड़े संकट से जो उभरे थे। गेस्ट हाउस आकर अमन और पलक ने एसीपी दिनेश अग्रवाल और अन्य सभी का आभार व्यक्त किया और दिल्ली जाने के लिए रवाना होने लगे। रास्ते में अमन ने अपना शेविंग किट खोला और उसमें से रोज़ की कटी हुई उंगली फेंकने को हुआ, लेकिन उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि रोज़ की कटी हुई उंगली हल्की सी गर्म थी और उसका नाखून बढ़ गया था। तो क्या इस उंगली में जीवन है? इस ख्याल ने ही अमन के मन में सिहरन पैदा कर दी। उसे व्हाट्सएप पर देखे कुछ वीडियोस का ध्यान हो आया, जिसमें एक वैज्ञानिक ने कहा था, इंसान के बालों में भी डीएनए होता है और उनमें एक तरह से जीवन होता है। डीएनए से पूरे शरीर का निर्माण किया जा सकता है। इस ख्याल ने अमर को अंदर तक झकझोर दिया। तो क्या रोज़ पुनः जीवित हो सकती है? डर के कारण उसके हाथ पैर कांप गए और उसने पलक की नज़रों से छुपाकर उस कटी हुई उंगली को
शेविंग किट में बंद कर दिया। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।